हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन को हम प्रोकैरियोटिक्स में देखेंगे, उसके बाद हम यूकैरियोट्स में देखेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि देखो, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट हो चुका है एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऑलमोस्ट आपके 35 लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है ना। जो हो सकता है काफ़ी लेंदी रहें, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट बातें हम सारी की सारी जानेंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा, सबसे पहले मैं बेसिक लेकर के चलता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ एडवांस पे, ठीक है ना। तो मेरी क्लास को हर कोई देख सकता है, चाहे वो क्लास 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन PhD क्यों ना हो, ठीक है ना। तो हर कोई इन्जॉय कर सकता है क्लास को। तो आज से हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे। बट डीएनए रेप्लिकेशन पे चलने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ बातें डीएनए के बारे में कि डीएनए असल में है क्या, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने देखो आपको बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी कुछ बताया हुआ है डीएनए के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया था। न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको डीएनए एंड आरएनए दोनों चीज़ें पढ़ाई थी। डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए की कंपोजिशन क्या होती है, चार गाफ रूल क्या होता है, वेलस रूल क्या होता है, नेट चार्ज कैसे कैलकुलेट करें इस पर। तो काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पर बताया हुआ था। बट चलो कोई बात नहीं, हालांकि आप भूल गए होंगे, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करवा दूंगा ये सारी बातें। फिर उसके बाद हम डीएनए रेप्लिकेशन पे चलेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन पे जाने से भी पहले हम सबसे पहले मॉडल पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन के कौन कौन से मॉडल आपके होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम मेथड पे चलेंगे कि क्या क्या इसके मेथड होते हैं, किस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो वे सारी बातें देखेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो टोटली बेसिक होने वाला है, ठीक है ना। टोटली कैसा होने वाला, बेसिक होने वाला है। और लेक्चर भी आपका काफ़ी ज़्यादा लंबा रहेगा, ठीक है ना, लेंदी लेक्चर रहेगा। तो इस बात को भी याद रख लेना। बट हम ये डीएनए रेप्लिकेशन पहले प्रोकैरियोटिक्स में फिर यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। तो आपको जो है कुछ भी मतलब दिक्कत लेने वाली बात है नहीं है। हम सब कुछ कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आपका सब चीज़ कवर करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है। तो एक काम करना, देखो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि चैनल को देखो यार, एक तो शेयर करो, ठीक है ना। चैनल को शेयर करो, क्योंकि आपकी मैं ऑलरेडी CSIR के लिए 2 यूनिट करवा चुका हूँ। एक आपकी सेल बायोलॉजी, दूसरी आपकी बायोकेमिस्ट्री। तीसरी यूनिट मैंने स्टार्ट कर दी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें भी मैंने आपको एक लेक्चर ऑलरेडी क्रोमोसोम्स का पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। रेप्लिकेशन के बाद हम स्विच करेंगे आपका ट्रांसक्रिप्शन पे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद स्विच करेंगे ट्रांसलेशन पे, ठीक है ना। फिर इसमें हम काफ़ी कुछ रेगुलेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने कल आपको जो भी मुझे पढ़ाना है वो मैंने कल आपको ब्लूप्रिंट दे दिया था कि किस प्रकार से मुझे पढ़ाना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए से, ठीक है ना। तो देखो, जब आप रेप्लिकेशन पढ़ोगे तो रेप्लिकेशन पे आपको इतनी सारी वोकैबुलरी का पता होना चाहिए। यानी कि ये आपके टॉपिक है, इनका क्या मतलब होता है, जैसे प्रूफ रीडिंग क्या होती है, निक ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोसेसिविटी, क्लीन आउट फ्रेगमेंट, प्रिमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, थीटा स्ट्रक्चर क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, मैं बेसिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक में हम इन बातों को ही जानेंगे कि आपका इनका मतलब क्या होता है। ये सारी जितने भी यहाँ पर आपके टॉपिक लिखे हुए हैं, इन टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ये पहले तो आपको सारी बातें इसमें पता होनी चाहिए। तो ये वोकैबुलरी भी हम देखने वाले हैं, इनकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, क्या कहाँ पर होता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो कि हमारा डीएनए है। तो देखो, डीएनए आप सभी को पता होगा, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, डीएनए पे चार्ज होता है निगेटिव। निगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप के कारण इस पे चार्ज कैसा होता है, आपका निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। तो अब इसी कारण से ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ पाती है। हिस्टोन प्रोटीन से इसी कारण जुड़ पाती है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि ये निगेटिव होती है, ठीक है ना। तो देखो, जो डीएनए की स्ट्रक्चर थे, डीएनए की स्ट्रक्चर किसने दी थी, तो डीएनए की स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि जो डीएनए होता है हमारा कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है।
इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर डीएनए की कंपोजिशन की बात करूँ तो नंबर 1 आपके क्या पाए जाएंगे, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, आपका प्यूरिन एंड पिरामिडिन। कौन कौन से, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, ठीक है ना, पिरामिडिन। अब इनका नेचर कैसा रहता है नाइट्रोजन बेस का, तो ये हेट्रोसाइक्लिक रहते हैं, याद रख लेना कैसे रहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक क्या मतलब कि ये जो है अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको वेंजीन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है ना, वेंजीन लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलने वाली है, इसलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक नेचर का बोला गया। तो प्यूरिन में आपको पता होने चाहिए कौन कौन से आते हैं। प्यूरिन में आपके जो हैं AG, ठीक है ना, AG एडेनिन एंड ग्वाइनिन आता है। कौन कौन सा, एडेनिन एंड ग्वाइनिन आता है। पिरामिडिन में आपका क्या आता है, पिरामिडिन में आपका T यानी कि थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है ना, यानी कि TCU कहाँ पर आते हैं, आपके पिरामिडिन में आते हैं। T आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, DNA के अंदर। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर U की, तो U आपको कहाँ देखने को मिलेगा, U देखने को मिलेगा आपको RNA के लिए। ये सारी बातें मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं है। अगर मैं यहाँ पर प्यूरिन की बात करूँ तो प्यूरिन में डबल साइकिल पाई जाती है, यानी कि एक पेंटोस साइकिल यहाँ पर क्या पाई जाएगी, एक हेक्सोस साइकिल पाई जाएगी एंड एक पेंटोस साइकिल यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है ना। जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ पर मिलता है, 1379 एटम पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है प्यूरिन के अंदर। हालांकि मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में बता चुका हूं, बट एक बार स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी बना दूंगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पिरामिडिन में क्या होता है, पिरामिडिन में आपका एक सिंगल साइकिल पाई जाती है, यानी कि पिरामिडिन में आपका सिंगल जो वेंजीन साइकिल होती है वो पाई जाती है, जिसको हम हेक्सोस साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, हेक्सोस साइकिल पाई जाती है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 3 और 7 पर, ठीक है ना, 3 और 7 पर हमारा नाइट्रोजन बेस होता है। चूँकि आपसे नाइट्रोजन बेस आपको पता होने चाहिए कि नाइट्रोजन बेस कहाँ पर होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको नाइट्रोजन बेस की यहाँ पर पोजीशन बताई थी, ठीक है ना। तो ये तो था आपका नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं, अब ये नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर अंदर की साइड में लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजिनस बेस कहाँ पर लगे हुए होते हैं, अंदर की साइड में लगे हुए होते हैं, और एक्चुअल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो इन्हीं के बीच में बनता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, इन्हीं के बीच में बनता है। याद रख लेना ए एंड टी के बीच में आपका डबल बॉन्ड बनता है। अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो ए डबल बॉन्ड टी, यानी कि ए एंड टी के बीच में आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, जबकि जी एंड सी के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ठीक है ना। कितना बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर GC कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू AT कंटेंट, ठीक है ना। जितना भी आप हायर वर्टिब्रेट में जाओगे आपको GC कंटेंट देखने को ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर, ठीक है ना। जबकि आप अगर बैक्टीरिया के अंदर जाओगे तो आपको AT कंटेंट देखने को ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है ना। अब ये AT कंटेंट ये क्या होते हैं, GC कंटेंट क्या होते हैं, तो देखो भाई न्यूक्लियोटाइड का अमाउंट होता है, यानी कि यहाँ पर आपको GC इस प्रकार से ह्यूमन के अंदर ज़्यादा मिलेगा, यानी कि हायर वर्टिब्रेट के अंदर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। जितना भी आप हायर कोऑर्डिनेट पर चलते जाओगे उतना ही आपको ज़्यादा मिलने वाला है। बट जहाँ आप लोअर कोऑर्डिनेट एंड या फिर लोअर इनवर्टिब्रेट में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है ये GC का अमाउंट बहुत ज़्यादा घटता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इस नाइट्रोजन बेस को ही देखते हुए वेलस ने एक आपकी जो है इक्वेशन दी, ठीक है। यहाँ पर मैं वेलस की इक्वेशन लिख रहा हूँ। एक्चुअली वेलस ने क्या काम किया कि आपका जो है कोई भी न्यूक्लियोटाइड का कोई भी सीक्वेंस होता है, जैसे कि ATGC ATT, ठीक है ना, इस प्रकार से आप कोई सा भी यहाँ पर आप कोई सा भी एक सीक्वेंस लिख सकते हो। तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इस सीक्वेंस का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा, तो एक्चुअल में TM को बताने के लिए यहाँ पर वेलस ने एक रूल दिया, एक इक्वेशन दी जिसको हम वेलस रूल के नाम से जानते हैं। वो इक्वेशन क्या थी, 4G+C, याद रख लेना, G+C एंड प्लस A 2A+2
यहाँ पर A प्लस टी, ठीक है ना, A प्लस टी। ये आपकी जो इक्वेशन थी ये किसने दी थी, ये वेलेस ने दी थी। यहाँ से हम TM को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखते हो तब इस वेलेस रूल का जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। अगर मान लो इसी के थ्रू में यहाँ पर अगर आपको कोई सा भी सेक्वेंस दूँ, जैसे कि मैंने आपको A T G C T A, अगर मैंने आपको मान लो ये सेक्वेंस दे दिया और मैंने यहाँ पर आपसे TM पूछ ले कि बताइए इसका TM कितना होने वाला है, तो आप इसका TM कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 4 लिखूँगा फोर इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पर G प्लस C, G का अमाउंट देखूँगा 1 2, यहाँ पर 2 आ चुका है, 2 लिखूँगा। C कितना है, C यहाँ पर 1 है, 1 लिखूँगा प्लस 2 यहाँ पर लिखूँगा मैं। यहाँ पर A कितना है 1 2 3 यहाँ पर लिखूँगा एंड प्लस आपका T कितना 1 2, यहाँ पर 2 आपका ये है, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 4 इंटू 3 प्लस के 2 इंटू 5 आने वाला है, ठीक है ना। मैं अब इसको नॉर्मल से सॉल्व कर लूँगा। 4 तिया 12 कितना होने वाला हमारा, 4 तिया 12 एंड प्लस 2 पंजे 10, ठीक है ना, 2 पंजे 10, यहाँ पर 10 आने वाला। तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 22, यानी कि इसका हाफ टाइम यहाँ इसका TM कितना होने वाला है 22, ठीक है ना। TM कितना होने वाला है 22 होने वाला है। इस प्रकार से हम किस प्रकार से हम आपका TM जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये तो आपका जो नाइट्रोजनस बेस था, नाइट्रोजनस बेस को ही देखते हुए आपके जो है एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ। उन्होंने एक रूल दिया जिसको बोलते हैं चारगाफ रूल, जिसको बोलते हैं चारगाफ रूल, ठीक है ना। ये चारगाफ रूल क्या है, ये आपको बताता है कि आपका जो है किस प्रकार से जो नाइट्रोजनस बेस हैं, किस प्रकार से जो नाइट्रोजनस बेस है उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता है, ठीक है ना। यानी कि देखो, अगर हम चारगाफ रूल की बात करेंगे, चारगाफ ने बताया था कि आपका प्यूरीन बराबर क्या होता है, प्यूरीन बराबर क्या होता है आपका पिरामिडीन होता है, ठीक है ना। प्यूरीन बराबर पिरामिडीन होता है, पिरामिडीन। यानी कि हम कह सकते हैं कि 50% आपका प्यूरीन होगा एंड आपका 50% क्या होने वाला है, पिरामिडीन होने वाला है। आपका 50% क्या होने वाला है, पिरामिडीन होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस G बराबर T प्लस C होने वाला है, ठीक है ना। चारगाफ रूल ये था। और इसको हम देखो अब इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं A प्लस G, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ, यानी कि T प्लस के C, मैं इसको इसके नीचे ले आया और यहाँ पर बच गया हमारा 1। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो या तो ये लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, चारगाफ रूल की बात हो रही है, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा तो सही है। कभी कभी ऑप्शन में आपके इस प्रकार से लिखा हुआ जाता है A प्लस टी बटे C प्लस G, ठीक है ना, या फिर G प्लस C कर देता हूँ यहाँ पर G प्लस C। तो अब मुझे बताओ क्या ये सही लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 1 कर दूँ बराबर 1, तो क्या ये सही लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं है, ठीक है ना, ये सही नहीं है। आपका A प्लस टी बटे G प्लस C कभी भी 1 नहीं हो सकता, कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो है ये गलत है, ये आपकी इक्वेशन गलत है। तो यही चारगाफ रूल ने समझाने की कोशिश की थी। हालांकि बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में मैं इसको बता चुका हूँ। तो ये तो बात की मैंने न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। और अगर मैं अब दूसरे कंपोनेंट को लेकर के चलूँ जो कि आपकी पेंटोज शुगर, दूसरी कौन सी आपका पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर हमें क्या बताती है, हमें जो है शुगर पकरिंग बताती है, ठीक है ना। शुगर पकरिंग बताती है, कायरलिटी बताती है कि डीएनए में किस प्रकार की कायरलिटी होती है, शुगर पकरिंग क्या होता है, ये मैं आपको हालांकि बायोकेमिस्ट्री में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं देखूँ यहाँ पर अब डायरेक्ट लिखूँगा कि आपका जो है, अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर,
नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को बना दूं यहाँ पर, तो आपका क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनने वाला है, न्यूक्लियोसाइड। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड्स बोला जाएगा, याद रख लेना इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अगर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ मैं प्लस फॉस्फेट को ऐड कर दूं, ठीक है ना, फॉस्फेट को यहाँ पर मैं ऐड कर दूं, सॉरी ये माइनस है, ठीक है ना, ये क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, तब यहाँ पर हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर मिलेगा हमें न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। अब ये फॉस्फेट जो होता है ये निगेटिविटी शो करवाता है, यानी कि निगेटिविटी जो है चार्ज प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हम कहते हैं डीएनए कैसा है, डीएनए आपका निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब देखो यहाँ पर एक और काम की बात पूछ ली जाती है कि बताइए, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दे देंगे, जैसे कि आपको A T G C T A आपका फिर A, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कितना चार्ज होने वाला है, तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना रहेगा। तो गाइज आप जल्दी से, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप जल्दी से क्लिक करोगे, आप तुरंत बता दोगे कि सर इसमें तो कुछ नहीं करना, हमें न्यूक्लियोटाइड गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आया है, हमें फॉर्मूला पता है निगेटिव n प्लस के 1 होता है, यानी कि इसको जो किया है अब हम इसको रख देंगे तो हमारा निगेटिव n कितना है 7 और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज हमारे डीएनए पे कितना आ जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा। अब ये माइनस के जो हमारा प्लस के 1 हुआ है, प्लस के 1 क्यों हुआ है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, बट मैं यहाँ पर भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा ज़रा ध्यान से देख लेना। अगर देखो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या है, पेंटोस शुगर रहेगी, आपकी पेंटोस शुगर होने वाली है, ठीक है ना। इसलिए पेंटोस शुगर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ हाइड्रोजन कार्बन को, तो ये कार्बन फर्स्ट है, ठीक है ना, ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकंड है, ये कार्बन थर्ड है, ये कार्बन यहाँ पर जो है ये कार्बन फोर्थ हो जाएगा आपका, एंड ये कार्बन फिफ्थ हो जाएगा, ये कार्बन फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी जो है कार्बन जो एक पेंटोस शुगर रहता है उसकी जो है स्ट्रक्चर रहती है। ये जो कार्बन 1 रहता है, ये जो कार्बन 1 रहता है, ये ऑलवेज नाइट्रोजनस बेस के साथ रिएक्शन करता है, ऑलवेज, ठीक है ना। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजनस बेस किस कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, तो ऑलवेज C1 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। ऑलवेज कहाँ पर रिएक्शन करेगा, C1 के साथ रिएक्शन करेगा, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाएगा CON, ठीक है ना, CON, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर बनता है। इतनी बात मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा और स्टाइल में करके लिखता हूँ, ठीक है ना, स्टाइल में करके लिखता हूँ, मतलब इस प्रकार से मैं अगर इसको ऐसे बना दूँ, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर OH, अब मैं यहाँ पर कार्बन नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर HOH यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपका H हो जाएगा, एंड ये आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर H होने वाला है, और ये तीसरे नंबर का कार्बन है, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, एंड यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, CH2OH, यहाँ पर क्या आने वाला है, CH2OH यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक पेंटोस शुगर हो गया, ये पेंटोस शुगर है। अब देखो यहाँ पर अगर डीएनए का आपको बेसिकली एक प्रकार से क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, C5H10O4, ठीक है ना, O4, ये फॉर्मूला है आपका डीएनए का। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला आपका डीएनए का। अगर मैं यहीं पर आरएनए की बात करूं कि आरएनए का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आरएनए का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर मैं आरएनए का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, हालांकि हो सकता है कि आपको पता हो या फिर हो सकता है नहीं पता हो। अगर नहीं पता हो तो भाई साहब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आरएनए का फॉर्मूला लिखूँगा C5H10O5, ठीक है ना, ये आपका आरएनए का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि आरएनए में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, आरएनए में क्या है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है ना, आरएनए में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसी को आपका, ये तो आपका डीएनए है, ये क्या है, ये आपका डीएनए है।
अगर मैं यहाँ पर इसको RNA बनाना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो दूसरे नंबर का कार्बन है यहाँ पर एक और ऑक्सीजन लगा देना है, ठीक है ना, एक और ऑक्सीजन लगा देना है और इसको बना देना है दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है ना, इसको बना देना है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये हो जाता है आपका RNA। ये क्या हो जाता है RNA। इसलिए जब हम RNA और DNA की कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, RNA एंड DNA की जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई साहब जो आपका RNA होता है वो मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, मोस्ट एक्टिव होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है ना, दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। और RNA में जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसको बोलते हैं यूरेसिल। ये हाईली एक्टिव होता है कंपेयर टू थायमीन के, ठीक है ना, ये थायमीन स्टेबल होता है, याद रख लेना, ये थायमीन स्टेबल होता है, जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करता। बट यूरेसिल एकदम से जो है वो क्या करेगा, रिएक्शन करनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, रिएक्शन करनी स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर RNA जो है होता है आपका वो स्टेबल नहीं होता, जबकि DNA जो होता है मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू इस RNA से, ठीक है ना, कंपेयर टू इस RNA से। RNA भी स्टेबल होता है बट इतना नहीं जितना कि आपका DNA होता है। इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमेशा आपका DNA होता है। वो कौन सा होता है? DNA होता है। RNA आपको सम वायरसेस में देखने को मिलेगा एज ए जेनेटिक मटेरियल, एज ए जेनेटिक मटेरियल सम वायरसेस में को देखने को आपको मिलता है, ठीक है ना, सम वायरस में देखने को आपको मिलेगा। इस बात को आप याद रख लेना। तो देखो यहाँ पर ये DNA था, मैंने यहाँ पर DNA बना लिया, ठीक है ना, DNA यहाँ पर बना लिया है। अगर मैं यहाँ पर और बात करूँ कि देखो ये तो आपका CON यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया है। तो अब जो आपका देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ। अब जो आपका फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट कहाँ पर अटैच होगा? फॉस्फेट आपके 5 कार्बन पे अटैच होता है हमेशा। कहाँ पर अटैच होता है? 5 कार्बन पे आपके अटैच होगा। तो मैं यहाँ पर फॉस्फेट को अटैच कर देता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने फॉस्फेट अटैच कर दिया। बट यहाँ पर अब काफ़ी सारी कहानी आ जाती है जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसको अगले पेज पर ही समझा देता हूँ। देखो आज की क्लास बेसिक क्लास है, जो पिछला आप भूल गए थे वो भी मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे कि ATP, ठीक है ना, ATP, GTP या फिर मैं यहाँ पर कहूँ आपका UTP का भी आपने नाम सुना होगा, UTP, TTP, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट एंड थायमीन टायरोफॉस्फेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट। अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा तो आपको पता होगा, इनमें से किसी का भी डायग्राम बनाऊँगा तो सबसे पहले मुझे क्या बनानी पड़ेगी? एक पेंटोज शुगर बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, पेंटोज शुगर बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से मैंने पेंटोज शुगर बना ली। और यहाँ से अब डिपेंड करता है मैं कौन से नाइट्रोजन को जोड़ना हूँ। यहाँ से मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं जोड़ सकता हूँ A को भी एंड आपका G को भी, मैं यहाँ से U को भी जोड़ सकता हूँ एंड मैं आपका T को भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है ना, T को भी जोड़ सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? ट्राइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर मुझे 3 फॉस्फेट लगाने हैं। कहाँ पर? 5, जो आपका कार्बन नंबर 5 है वहाँ पर, यानी कि एक P, दूसरा P एंड तीसरा P, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी करूँ, निगेट आपका जो है O, बॉन्ड O, ठीक है ना, बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और जो अगर मैं इस पर चार्ज लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 एंड 4, आपको एक ATP पे कितने चार्ज मिलेंगे? 4 चार्ज मिलेंगे, ठीक है ना, 4 चार्ज मिलेंगे, वो भी कैसे? निगेटिव वाले, ठीक है ना, निगेटिव वाले। तो ये तो बात थी चार्ज के ऊपर। अब इनका नाम क्या होता है? इनका भी नाम देते हैं हम। इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा एंड इसको बोलते हैं गामा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी जो रहती है, इस प्रकार से जब आप इधर की साइड में जाओगे तो आपको एनर्जी जो है वो डिक्रीजिंग अमाउंट में मिलेगी, जैसे कि मैंने देखो आपको बायोकेमिस्ट्री में बता रखा है।
तो ये स्ट्रक्चर है आपकी एटीपी हो सकता है, जीटीपी हो सकता है, यूटीपी हो सकता है एंड आपका थायमीन टीटीपी हो सकता है, ठीक है ना। तो इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें एटीपी जीटीपी पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड, हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनानी है डीएनए की। हमें स्ट्रक्चर किसकी बनानी है, डीएनए की बनानी है। तो यहाँ से जो है हम यहाँ से दो फॉस्फेट जो है वे निकाल देंगे। यहाँ से हमारे दो फॉस्फेट निकलेंगे, यानी कि पीपीआई यहाँ से निकलने वाला है, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे यहाँ से निकलेंगे। निकलने के बाद अब यहाँ पर देखो, ये जो आपका पी लगा हुआ है, ये कहाँ पर लगा हुआ है, 5 कार्बन पे। ये कहाँ पर लगा हुआ है, 5 कार्बन पे। और अभी भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर OH है। अगर डीएनए की बात करूँगा, यहाँ पर आपका H है। ये OH जो है ये कहाँ पर है, ये 3 कार्बन पे है। ये कहाँ पर है, ये आपका 3 कार्बन पे है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन रिएक्शन कर सकता है अगर मैं कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर देखो बेसिकली क्या होता है, DNTP आते हैं। क्या आते हैं, चलो हम बाद में बात करेंगे कि आपका DNTP क्या होता है, ठीक है ना। तो अपनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक और आपका फॉस्फेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लो मैंने यहाँ पर फॉस्फेट बना दिया है। चलो इसको छोड़ो, इसको इस प्रकार से बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसका 3' OH है, 3' OH है एंड ये इसका जो है एक फॉस्फेट, इधर एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, ठीक है ना। वैलेंसी वही इस पर जो है, अगर यहाँ पर O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O है, कितना डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। एंड यहाँ पर क्या आने वाला है आपका सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। चार्ज यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, निगेटिव 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 एंड ये निगेटिव, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका मैंने यहाँ पर चार्ज लगा दिया है। तो देखो यहाँ पर ये कहाँ पर है, 5 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे। तो अब रिएक्शन कहाँ पर होगी, रिएक्शन आपकी होगी इस OH पे एंड इस फॉस्फेट पे, इस OH पे एंड इस OH पे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है वो मोर मतलब आपका अधिक रिएक्शन करता है कंपेयर टू इस हाइड्रोजन के। ये जो O रहता है ये क्या काम करती है, ये एकदम से क्या करेगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने का काम करेगी, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पर करती है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती है यहाँ पर, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी यहाँ पर। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी तो यहाँ से क्या क्या गायब होने वाला है, यहाँ से एक तो ये आपका H निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा आपका, और ये इतना आपका जो है बाहर निकल जाएगा, इतना ये बाहर निकलने वाला है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो वो देखो, ठीक है ना। हमारे पास क्या मिलने वाला है वो देखो। जब हम फाइनली बात करते हैं तो एक तो साइकिल मिलेगी हमें ये वाली, ठीक है ना। एक साइकिल हमें मिलेगी ये वाली, ठीक है ना। एक साइकिल मिलेगी ये वाली। यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, 3OH। तो मैं यहाँ पर O कर देता हूँ। ये कार्बन था, ठीक है ना, ये कार्बन था। यहाँ से ये अगर मैं P जोड़ने की कोशिश करूँ, ये आपका P था, ठीक है ना। फिर आपका O एंड देन C, ठीक है ना। यहाँ पर फिर यहाँ से जो है दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये आपका फिर कार्बन आ जाता है और यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, P प्रेजेंट है, ठीक है ना। 5' पे P प्रेजेंट है। बट यहाँ पर याद रख लेना, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा हुआ है एंड दूसरा ऑक्सीजन आपका नीचे की साइड में लगा हुआ है, ठीक है ना। दूसरे का ऑक्सीजन आपका कहाँ लगा हुआ है, नीचे की साइड में लगा हुआ है। इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो एक चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है एंड इस PO का, ये जो आपका PO नीचे वाला है, ये वाला PO आ गया, ठीक है ना। ये नीचे वाला PO कौन सा आ गया, ये वाला PO आ गया। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक चार्ज लगा देता हूँ, ठीक है ना। ऊपर वाले पे कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ से डबल बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है उस पर कितने चार्ज मिलेंगे, यहाँ पर आपको 2 चार्ज मिलेंगे। कितने चार्ज मिलेंगे, 2 चार्ज मिलेंगे। जबकि जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है उसमें एक ही चार्ज मिलेगा, एक ही चार्ज मिलने वाला है। इसलिए हम इसको लिखते हैं n - के n + के 1, ठीक है ना।
इसको हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं, यानी कि जो आपका पहला वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उस पर 2 चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम +1 लगाते हैं। अब यहीं पर आप एक बात और देखो कि भाई साहब जो आपका 5 प्राइम है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको फास्फेट मिल रहा है, यानी कि जो 5, अब इसको हम 5 प्राइम बोलेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, फॉस्फेट मिल रहा है। जबकि जो आपका 3 है, यहाँ पर 3 पे क्या मिल रहा है, 3 प्राइम पे आपको OH मिल रहा है, 3 प्राइम पे क्या मिल रहा है, आपको OH मिल रहा है। तो इतनी बात आपको देखो पता चली होगी कि यहाँ पर 5 प्राइम पे हम P क्यों लिखते हैं एंड आपका 3 प्राइम पे OH क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहीं पर ये इसी प्रकार से मिलते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री में बता चुका हूँ, यहाँ मैं जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ आपका, ठीक है ना, टोटल आपको मैं नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर मैं आपका केवल और केवल क्या करवा रहा हूँ, एक प्रकार से रिवीजन करवा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रख लेना। तो जब हम DNA स्टैंड को बनाते हैं तो DNA स्टैंड को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 5 प्राइम, यहाँ पर लिखते हैं 5 प्राइम, यहाँ पर लिखते हैं 3 प्राइम एंड इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल होता है, ठीक है ना। आपको भी पता होगा DNA का जो स्टैंड होते हैं मैं कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल, ठीक है ना, कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर A है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा T होगा, यहाँ पर क्या होगा, T होगा। यहाँ पर अगर G है तो यहाँ पर हमारा C होने वाला है, ठीक है ना। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर मैं अब इसको पूरा लिखने की कोशिश करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH, ठीक है ना। और एक दूसरा स्टैंड रहेगा इसका, ये आएगा आपका 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो है DNA रहता है, तो इस प्रकार से DNA रहता है। अब आपको पता होगा कि 5 प्राइम फॉस्फेट कहाँ से आया, इसको 5 प्राइम फॉस्फेट क्यों लिखते हैं, 3 प्राइम फॉस्फेट क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आपको कंपोजिशन पता चल गई। तो अब हम चलते हैं जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक ना। ये आपका कोई भी DNA, आपको पता होगा जो मेजर अमाउंट में DNA पाया जाता है, जो नॉर्मल DNA होता है वो कौन सा DNA होता है, VDNA होता है। कौन सा DNA होता है, VDNA आपका नॉर्मल DNA होता है। मैंने आपको DNA के टाइप बताए थे, AVZ ये टाइप मैंने आपको बताए थे, और इनके जो है मैंने आपको फंक्शन भी वहाँ पर समझाए थे कि किसके क्या फंक्शन होते हैं। तो देखो जब हम DNA की नॉर्मल बात करते हैं तो एक होती है मेजर ग्रुप एंड एक होती है माइनर ग्रुप। इसको बोलते हैं इतने को, ये होती है आपकी मेजर ग्रुप एंड ये होती है आपकी माइनर ग्रुप, ठीक है ना, ये होती है माइनर ग्रुप। एक इसका डायामीटर रहता है, इस प्रकार से, एंड दूसरा होता है इसकी एक पिच, ठीक है ना। दूसरी क्या होती है, 1 पिच की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये आपकी 1 पिच होती है। यहाँ पर आपके इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड लगे हुए रहते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड लगे हुए रहते हैं, और ये आपस में याद रख लेना, आपस में ये किस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कि आपका जो है, अगर मैं यहाँ पर शुगर, मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप याद रख लेना, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रख लेना क्योंकि आपके काम आने वाली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड से अगर मैं शुगर जोड़ूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। याद रख लेना कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसको हम CON के नाम से जानते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपका जो ये शुगर है, अगर शुगर आपका फॉस्फेट के साथ जुड़े, तब इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, तब इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड।
फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब आपने देखो एक चीज़ और देखी होगी, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वे किससे जुड़े होते हैं, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड वे जुड़े हुए होते हैं आपके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े हुए होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। याद रख लेना, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। अब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर डाइएस्टर क्यों कहा गया, क्योंकि देखो भाई साहब एक एस्टर आपका कहाँ पर बन जाता है, एक एस्टर तो आपका ये बना हुआ, ठीक है ना, एक एस्टर आपका ये बन जाता है, दूसरा एस्टर जब इस OH से यहाँ पर जोड़ते हैं तब बनता है, ठीक है ना, तब बनता है। ये मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से समझा रखा था कि दो आपके डाइएस्टर कैसे बनते हैं, ठीक है ना। ये डाइएस्टर बने, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर शुगर एंड फॉस्फेट की बात करूँगा तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, लेकिन मैं अगर न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड की बात करूँगा, याद रख लेना किसकी बात कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पे न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड की बात करूँगा तो ये फॉस्फोडाइएस्टर से बनेंगे, किससे बनेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर से आपका जो है बनने वाले हैं, फॉस्फोडाइएस्टर से बनने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर और कोई रह गया है कि आपका, देखो ध्यान करो, और कुछ रह गया है कि आपका, हाँ आपका जो है फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड रह गया है। फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड क्या होता है, POP, ये POP आपका कहाँ पर बनना है, तो यहाँ पर देखो इस फॉस्फेट और इस फॉस्फेट मैं मार्कर ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका जो है इस फॉस्फेट एंड इस फॉस्फेट, इन दो के बीच में जो आपका जो बॉन्ड बनना है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस फॉस्फेट एंड इस फॉस्फेट पर कौन सा बॉन्ड बनना है, तो यहाँ पर बनना है आपका फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनना है, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, इसको बोलेंगे फॉस्फो, ठीक है, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ बायोकेमिस्ट्री में और बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना, डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने डीएनए के बारे में कि हमने कुछ और भी देखा कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये किसने सर्च किया था, ये किसने डिस्कवर किया था कि डीएनए ये जो जेनेटिक मटेरियल के डीएनए जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है। तो वे एक्सपेरिमेंट ये एक पूरा का पूरा ब्रॉड टॉपिक है कि किसने पता लगाया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इस टॉपिक को हम किसी दूसरी क्लास में ले लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको माउस एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके जो माउस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पे चलो अभी आपके समझ में नहीं आएगा, तो ये चीज़ कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल ये किसने डिस्कवर किया, तो इस टॉपिक को हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। बहरहाल अभी आप ये समझो कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं, देखो अब आपको डीएनए के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया, अब आपको डीएनए के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। अगर थोड़ी सी बात और मैं बताऊं तो यहाँ पर जो है डीएनए के ऊपर यहाँ पर इस जगह पे निगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू फॉस्फेट। कैसा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। इस निगेटिव चार्ज को जो है न्यूट्रल करने के लिए यूज करते हैं Mg2+ को। किसको यूज करते हैं, Mg2+ का यूज करते हैं इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए। इतनी बात भी आपको जो है पता होनी चाहिए। रेप्लिकेशन जो है अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो बेसिक हमने पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ डीएनए के बारे में जान लिया है। तो अब हम देखेंगे रेप्लिकेशन को, ठीक है ना। अब हम देखेंगे रेप्लिकेशन को, बट पहले रेप्लिकेशन में भी हम कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। रेप्लिकेशन के भी कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे आपका रेप्लिकेशन किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। रेप्लिकेशन किस प्रकार से हो सकता है, यानी कि जो डीएनए की, मान लो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ये अपने आप को किस प्रकार से कॉपी कर सकता है, यानी कि एक डीएनए के 2 डीएनए बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है इसको 3 मॉडल से समझा जा सकता है, इसको 3 मॉडल से समझा जा सकता है। वे 3 मॉडल कौन कौन से हैं, तो उसको देखो भाई साहब। पहला है आपका कंजर्वेटिव, ठीक है ना। पहला कौन सा है, पहला आपका
कंजर्वेटिव, ठीक है ना। हालांकि मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ, बट पहले मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया था, अब की बार मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। कंजर्वेटिव, दूसरा आपका सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है ना, कंजर्वेटिव। एंड तीसरा आपका डिस्पर्सिव, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव, ठीक है ना, डिस्पर्सिव। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, वो बात ध्यान से सुनो जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षण, यानी कि किसी चीज़ को संरक्षण करके रखना, किसी चीज़ को बचा करके रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो डीएनए का डबल स्टैंड होगा। डीएनए का डबल स्टैंड किसने दिया था, आपका हेलिक्स एंड क्रिक ने। तो यहाँ पर देखो, मान लो कोई आपका डबल स्टैंड था, ठीक है ना, ये किसका था, डीएनए का। तो ये जब रेप्लिकेट करेगा, यानी कि अपनी कॉपी करेगा, आपको पता होगा रेप्लिकेशन कहाँ पर होता है, एस फेज में होता है, ठीक है ना। कहाँ पर होगा आपका, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। इस बात को याद रख लेना भाई साहब, मैं आपको सेल साइकिल में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये डीएनए का डबल स्टैंड था, ये जब कॉपी करेगा, ये जब कॉपी करेगा तो अपना जो है एक डबल स्टैंड बनाएगा ये, एंड दूसरा जो डबल स्टैंड बनाएगा, जो दूसरी कॉपी करेगा, वो कुछ इस प्रकार से कर लेगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से कर लेगा। तो यहाँ पर देखो, अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो पैरेंटल था, जब ये पैरेंटल डॉटर में बदला, तो यहाँ पर इसने अपने आप को एज इट रख रखा है, ठीक है ना। कलर से यहाँ पर देखो, इसने अपने आप को एज इट रख रखा है और अपने जैसी दूसरी कॉपी बना दी है, ठीक है ना, अपने जैसी दूसरी कॉपी बना दी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ना तो कोई ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर बदलाव हुआ, ठीक है ना। इसने क्या काम किया, एक आदमी खड़ा था, एक आदमी जैसा दूसरा आदमी प्रकट कर दिया, एक आदमी खड़ा था, दूसरा प्रकट कर दिया था। तो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि भाई साहब मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि मेरे सामने कोई दूसरा आदमी मेरे जैसा प्रकट हो जाए, ठीक है ना, मेरे जैसा प्रकट हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो ये था आपका कंजर्वेटिव मेथड, यानी कि इसने जो है, जैसे पेरेंटल सेल थी, पेरेंटल सेल में डीएनए था, वैसा ही डीएनए उसको देखने को मिलेगा, सेम उसी प्रकार का जो डॉटर सेल है उसमें, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इसकी आगे फर्दर और इसको डिवाइड करूं, तो सबसे पहले मान लो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो अब ये यहाँ पर एक स्टैंड है, एक स्टैंड के यहाँ पर कितने स्टैंड बनेंगे, 2 स्टैंड, यानी कि 2 स्टैंड यहाँ पर मैं बना दूंगा, ठीक है ना। इसने कुछ इस प्रकार के स्टैंड बनाए। अब मैं जब इस वाले स्टैंड का रेप्लिकेशन की बात करूंगा, तो यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ पर फिर वही से केस होने वाला है, ये अपने आप को एज इट कंजर्व करके रखता है, ठीक है ना, अपने आप को कंजर्व करके रखता है, एंड इसके जैसा दूसरा जो है स्टैंड बना देगा, ठीक है ना, दूसरा स्टैंड बना देगा। तो यहाँ पर जो है, अब आपको जो है दिख रहा होगा साफ क्लियर, यानी कि यहाँ पर हम कितना भी सेल डिवीजन कर लें, कितना भी रेप्लिकेशन कर लें, यहाँ पर ये जो आपका स्टार्टिंग में जो डीएनए था, वो अपने आप को 100% कंजर्व करके रखता है, ठीक है ना। अगर ये 100% था, तो आपको ये आगे भी 100% ही मिलने वाला है, चाहे आपके यहाँ पर कितनी भी जनरेशन क्यों ना आ जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के रेप्लिकेशन को बोलते हैं कंजर्वेटिव मेथड। इस प्रकार के रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड। दूसरा मेथड आता है आपका सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ। यहाँ पर देखो होता क्या है वो देखो, ठीक है ना, क्योंकि इसको समझो, क्योंकि मान लो ये था आपका एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या था आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। जब हम इसकी कॉपी करवाएंगे, तो ये बीच में से क्या होगा, बीच में से ये ब्रेक डाउन होगा इसका, ठीक है ना, बीच में से ब्रेक डाउन होगा और ये 2 स्टैंड जनरेट कर लेगा, ठीक है ना। ये कितने स्टैंड जनरेट करेगा, तो ये 2 स्टैंड आपके जो है जनरेट कर लेगा। एक स्टैंड ये रहा, दूसरा स्टैंड ये रहा, ठीक है ना, स्टैंड जनरेट कर लिया। अब ये अपने जैसी, याद रख लेना, अपने जैसी कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल स्टैंड बनाएगा, ठीक है ना, अपने जैसा कॉम्प्लीमेंट्री पैरेलल स्टैंड बनाएगा। यहाँ पर ये बना लिया, ठीक है ना। तो ये स्टैंड कैसा है, एक तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि इसके पूरक है, और यहाँ पर जो यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस होंगे वे कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है ना, वे कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। यानी कि यहाँ पर अगर ए है, तो इसके जैसा कौन आएगा, यहाँ पर इसके जैसा टी आने वाला, ठीक है ना।
ना। अगर यहाँ पर जी है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में कौन आएगा, यहाँ पर आएगा आपका सी, ठीक है ना। इस प्रकार से सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये क्या कर लेंगे, अपने आप को जो है डबल कर लेंगे। तो हमें अब यहाँ पर 2 स्टैंड मिल चुके हैं, 2 स्टैंड मिल चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मान लो अगर स्टार्टिंग में आपका 100% था, स्टार्टिंग में ये पेरेंटल 100% था, तब यहाँ पर आपका 50% जो है वो डॉटर सेल में जब जाएगा तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है, 50% आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। ये कितना मिला, 50%। अब हम अगर इसकी दोबारा से क्या करवाएंगे, दोबारा से इसका रेप्लिकेशन करवाएंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें भाई साहब 4 स्टैंड मिलने वाले हैं। हम ये जो हमारे स्टैंड है, हम इन स्टैंड को ओपन कर लेंगे। जब ओपन करेंगे, एक स्टैंड ये बना दिया मैंने, दूसरा स्टैंड ये बना दिया है। अब ब्लैक का ले लेता हूँ, ये मैंने कर दिया एंड ये कर दिया, ठीक है ना। यानी कि इसके ये दोनों आ गए, इसका ये वाला एंड इसका ये वाला, सॉरी इसका जो है ग्रीन का ये वाला। इसी प्रकार से इसका ये वाला स्टैंड, इसका ये वाला स्टैंड। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर स्टैंड ओपन हुआ, स्टैंड जो है अलग हो गया। अब अलग होने के बाद यहाँ पर होगी कॉपी। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होने वाली है आपकी कॉपी। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से जो है आपको स्टैंड मिलने वाले हैं, इस प्रकार से यहाँ पर स्टैंड मिलने वाले हैं। अगर अब हम बात करें कि अगर हम इसको अब 100% मान, देखो अब 50% था, यहाँ पर अगर हम रेशो की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये अब आपका 25 रह जाएगा, ठीक है ना। 25 रह जाएगा आपका पेरेंटल, ठीक है ना। 25 पेरेंटल रह जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, वो देखो यहाँ पर ये कैसा मिला, ये जो है आपको डुप्लीकेशन में मिला, मतलब जो आपका जो है नया डॉटर सेल मिला, न्यू डॉटर सेल मिला, ठीक है ना। तो 50% ये तो अलग निकाल कर रख दो, ठीक है ना। 50% ये अपना आप जो है अलग निकाल कर रख दो, क्योंकि 1 हमारे कितने मिला है, 4, 1 2 3 4, 25 के हम जो है 4, अगर हमने 25 सबको माना, ठीक है ना, तो हमारे जो है अब ये 100% हो जाएंगे। अगर मैं अब इसकी बात करूं, यहाँ पर 1 स्टैंड तो ये रहा भाई साहब, 1 स्टैंड ये रहा, यानी कि अगर मैं इसको भी तोड़ूंगा तो 12.5 का ये 12, अगर मैं इसमें मतलब जोड़ूंगा यहाँ पर 12.5% का मुझे ये मिल जाएगा, यहाँ से 12.5 का मुझे ये मिल जाएगा। तो 12.5 एंड 12.5 जो आएगा वो होता है हमारा 25%, यानी कि सेकेंड जनरेशन में हमको कितना मिल रहा है, 25% पेरेंटल मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है घटता हुआ जा रहा है। आप देखो पहले 100 था, फिर 50, फिर आपका 25। अगर मैं यहाँ पर थर्ड जनरेशन की बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पर थर्ड जनरेशन की बात करूँगा तो ये जो 25 है ये कितना मिलेगा, 12.5 मिलेगा थर्ड जनरेशन में। यानी कि यहाँ पर जो आपका जो डीएनए वो कैसा हो रहा है, वो घटता हुआ जा रहा है। वो कैसा जा रहा है, वो घटता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, याद रख लेना। अभी मैं करवाऊंगा आपको कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है डिस्पर्सिव, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आता है आपका डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। अब ये डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन क्या वाला है भाई, कि मान लो स्टार्टिंग में आपका कोई भी 2 स्टैंड थे, ठीक है ना, 2 स्टैंड थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रेप्लिकेशन करने के लिए ये जो 2 स्टैंड थे इनके अंदर जो है बंटवारा होना स्टार्ट हो गया, यानी कि इन्होंने अपने फ्रैगमेंट टाइप के बना लिए इस प्रकार से, ठीक है ना। फ्रैगमेंट टाइप के इन्होंने बना लिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, डिस्पर्सिव हो गया। जो डीएनए था वो डिस्पर्स हो गया, फैल गया जगह जगह से। और ये जो बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग है, यहाँ पर न्यू डीएनए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या होगा, न्यू डीएनए कॉम्प्लीमेंट आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, न्यू कॉम्प्लीमेंट डीएनए आकर के जुड़ गया और एक नए प्रकार का ही डीएनए इसने बना लिया, ठीक है ना, नए प्रकार का डीएनए ही बना लिया। और अगर अब मैं बात करूं कि आपका कौन से प्रकार का रेप्लिकेशन आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो याद रख लेना अभी तक का जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें 99% सेमी कंजर्वेटिव आपका जो है मॉडल पाया जाता है। कौन सा मॉडल पाया जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पाया जाता है। और इस सेमी कंजर्वेटिव को ही सिद्ध किया था, प्रूव किया था मिचेल्सन एंड स्टॉल ने, ठीक है ना। अब देखो हम मिचेल्सन एंड स्टॉल का जो है एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो कि ई कोलाई पे हुआ था, ठीक है ना। हमारा फेवरेट बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको
बता रखे हैं कि न्यूक्लियोटाइड कितने पाए जाएंगे आपके, ऑलमोस्ट न्यूक्लियोटाइड की अगर संख्या आप देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट 3.56 मिलियन न्यूक्लियोटाइड के आसपास जो है आपके पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो हालांकि ये वो विषय नहीं है, बट यहाँ पर चलो देख लेते हैं। तो देखो अब हम देखेंगे मिशेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया था कि आपका जो रेप्लिकेशन होता है वो कंजर्वेटिव टाइप का होता है। किस प्रकार का होता है, सॉरी सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। तो ये प्रूव किया था किसने, मिशेल्सन एंड स्टाल्क ने, ठीक है ना। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। इन्होंने किस बैक्टीरिया का यूज किया था, तो ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज किया था। अब सवाल और भी आते हैं कि इन्होंने सॉल्यूशन भी यूज किए थे, कि कौन कौन से सॉल्यूशन यूज किए थे, NH4Cl, ठीक है ना, NH4Cl सॉल्यूशन का यूज किया था। इन्होंने 2 रेडियो आइसोटोप का भी यूज किया था, कौन कौन सा, N15 एंड आपका N14 आपके हैवी था, याद रख लेना। N15 कैसा था, हैवी था, जबकि N14 कैसा था आपका, लाइटर था कंपेयर टू इस N15 के, ठीक है ना, लाइटर था। और इन्होंने जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए भी एक केमिकल का यूज किया जिसको बोलते हैं CsCl2, ठीक है ना, सीजियम क्लोराइड का इन्होंने यूज किया था। तो बस इन्होंने इतने इंग्रेडिएंट लिए, यानी कि ई कोलाई लिया, NH4Cl का सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने कुछ रेडियो आइसोटोप लिए N15 N14 एंड इन्होंने एक केमिकल और लिया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए CsCl4 का, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब इनको आपको रिक्वायरमेंट जो है पता चल गई है। तो अब मिशेल्सन एंड स्टाल्क ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब इन्होंने उठाया ई कोलाई, ठीक है ना, इन्होंने उठाया क्या, ई कोलाई का लिया डीएनए को जब चेक किया तो वो एक नॉर्मल स्टेज में डीएनए था, ठीक है ना, नॉर्मल स्टेज में डीएनए था। अब इन्होंने एक सॉल्यूशन तैयार किया, इन्होंने क्या काम किया, एक सॉल्यूशन तैयार किया। जो सॉल्यूशन किस चीज़ का था, NH4Cl, ठीक है ना, किसका था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NH4Cl का था, ठीक है ना, CH का था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने जो है ये जो डीएनए था, इस डीएनए वाले बैक्टीरिया को याद रख लेना। हालांकि आपको डीएनए बताया जाता है कि डीएनए यहाँ पर डिप किया जाता है, बट यहाँ पर डिप क्या किया जाता है, ई कोलाई डिप किया जाता है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपका डीएनए है। तो मैं देखो डिप तो ई कोलाई को करूँगा, बट यहाँ पर मैं अब डीएनए बना रहा हूँ, क्योंकि डीएनए से आपकी समझ में आ जाएगा। बट ये मत समझ लेना कि डीएनए ही आपका जो है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब डीएनए ही आपका जो है सेल डिवीजन करेगा। सेल डिवीजन आपका जो है ई कोलाई ही करेगा। सेल डिवीजन कौन करेगा, ई कोलाई ही करने वाला है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने जो है इस प्रकार से डीएनए को इसे डिजोल्व कर दिया, ठीक है ना, डिजोल्व कर दिया। और इन्होंने ये सॉल्यूशन बनाया था, ये जो सॉल्यूशन बनाया था, इस सॉल्यूशन में इन्होंने जो है आइसोटोप डाल दिया। कौन सा आइसोटोप डाला, N15 का, ठीक है ना, N15 का इन्होंने आइसोटोप डाल दिया। और इस सॉल्यूशन में कम से कम इस ई कोलाई की कम से कम 17 से लेकर के 18 जनरेशन इन्होंने कवर कराए, ठीक है ना, 17 से लेकर के 18 जनरेशन इन्होंने इसमें होने दी। यानी कि सेल ने कितनी बार डिवाइड किया, 17 से लेकर के 18 बार तक इन्होंने जो है डिवाइड किया इसके अंदर। यहाँ पर ई कोलाई पड़े हुए थे जिनके अंदर ये आपके क्या थे, जो कि आपके डीएनए थे, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या देखा कि जो आपका डीएनए था, डीएनए कुछ चेंज हो गया। और डीएनए जब चेंज हुआ तो यहाँ पर जो है इन्होंने देखा कि यहाँ पर ये जो है आइसोटोप आ गया N15 का यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि इस डीएनए पे आइसोटोप आ गया किसका, N15 का, ठीक है ना, आइसोटोप किसका आ गया, N15 का आ गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना। एक्चुअल में सॉल्यूशन तो सेम ही था, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन कैसा था, NH4Cl का, NH4Cl का। बट यहाँ पर जो आइसोटोप इस बार इन्होंने रखा, वो रखा N14 को। वो किसको रखा, N14 को रखा। अब ये जो बैक्टीरिया था जिसके अंदर आपका क्या था,
N15 जो है डीएनए थे, उस डीएनए उस ई कोलाई को इन्होंने इसमें डाल दिया, ठीक है ना, इसमें डाल दिया, इसमें डिप करा दिया, ठीक है ना, इसमें डिप करा दिया और इसकी जनरेशन को, मतलब इसका जो सेल डिवीज़न है, इसके सेल डिवीज़न को इन्होंने प्रमोट कराया इसके अंदर, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि भाई साहब जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है, जब इन्होंने इसको बाहर निकाला, रिजल्ट देखा, तो एक स्टैंड पे इनको मिला N15, एक स्टैंड पे क्या मिला, इनको मिला N15 एंड दूसरे स्टैंड पे इनको मिला N14, दूसरे स्टैंड पे क्या मिला, N14 इनको मिला। तो इन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया कि भाई साहब ये स्टार्टिंग में ये जो दो स्टैंड थे, ये स्टैंड आपस में अलग हुए होंगे, ठीक है ना, ये स्टैंड आपस में अलग हुए होंगे और यहाँ पर जो आइसोटोप है, यहाँ पर जो मतलब इन्होंने इस केमिकल के अंदर सब चीज़ प्रोवाइड कराया था, DNTP प्रोवाइड करवाया, ठीक है ना, DNTP, अब ये DNTP प्रोवाइड करवाया, इसके बाद एंजाइम्स प्रोवाइड करवाए, ठीक है ना, एंजाइम्स प्रोवाइड करवाए। तो इस बात को याद रख लेना, यहाँ पर भी इन्होंने सेम चीज़ की थी, ठीक है ना, यहाँ पर भी इन्होंने सेम चीज़ की थी। तो जो यहाँ पर N40 था, यहाँ पर DNTP एंजाइम्स वगैरह प्रोवाइड करवाए थे। तो इन्होंने क्या देखा, यहाँ पर जो है N14 एक क्या बना, एक तो बना N14, एक बना यहाँ पर N15। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग में N15 था, यहाँ पर जब इसका जो है इसका रेप्लिकेशन करवा रहे थे, तो यहाँ पर देखो मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर N15 एंड N15, अब आप अगर इसको जो है वो अगर यहाँ पर N15 इसका अगर सेल डिवीज़न करवाने लगे तो आपको N15 नहीं है, N15 मिलने वाला है। बट चेंज कब हुआ, जब इन्होंने इसको N14 में रखा, ठीक है ना, N14 में रखा तो एक स्टैंड इनको मिला N15 का, एक दूसरा स्टैंड मिला इनको N14 का। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा कि स्टैंड आपस में पहले तो सेपरेट हुए होंगे, ऐसे सेपरेट हुए होंगे, सेपरेट होने के बाद यहाँ पर जो है जो N40 वाला है, N40 वाला रेडियो आइसोटोप है, वो यहाँ पर आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बन गया N15, एक बन गया N15, एक बन गया N40, इसी प्रकार से एक बना N15, दूसरा बना N14। तो इन्हें मिला हाइब्रिड। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब नहीं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही है ये कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही है। और इनको ये कब मिल रहा था, जब इन्होंने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं एक बार जो है हम डिटेल में। देखो यहाँ पर क्या था, आपका मोड ऑफ रेप्लिकेशन था। मोड ऑफ रेप्लिकेशन आपका जो है 3 प्रकार का हो सकता है, सेमी कंजर्वेटिव, आपका दूसरा था आपका पहला था कंजर्वेटिव, दूसरा था सेमी कंजर्वेटिव, तीसरा था आपका डिस्पर्सिव, ठीक है ना, तीसरा था डिस्पर्सिव। यहाँ पर जब फर्स्ट रेप्लिकेशन करवाया गया तो कंजर्वेटिव ने अपने आप को कंजर्व करके रखा, जो पेरेंटल था, ये जो पेरेंटल था इसने अपने आप को कंजर्व करके रखा, बट जो न्यू डीएनए बना वो थोड़ा दूसरे ही कलर में बन गया, ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि एज इट इसने अपने आप को कंजर्व करके रखा। सेमी कंजर्वेशन में क्या हुआ कि पेरेंटल प्लस न्यू, ठीक है ना, पेरेंटल प्लस न्यू एक साथ बने यहाँ पर, ठीक है ना, पेरेंटल एंड न्यू एक साथ बने। डिस्पर्सिव में क्या था कि आपका जो है आपका जो स्टैंड था वो बीच में से यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है ना, क्या हुआ, बीच में से ब्रेक डाउन हुआ और इस प्रकार से आपका जो है क्या बने, एक स्टैंड से 2 स्टैंड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, सेकेंड जनरेशन। अब यहाँ पर देखो सेमी कंजर्वेटिव की बात करूँगा तो सेमी कंजर्वेटिव को थोड़ा सा समझो भाई साहब, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव को समझना जरूरी है। तो अगर पहली जनरेशन थी ये 100% था, ये कितना था आपका पेरेंटल 100% था, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 50% मिलने वाला है, क्योंकि आपका क्या हुआ, आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया, ठीक है ना। और नया जनरेशन बना, अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँगा तो इस पे एक जो डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, वो 50% मिलने वाला है। जब मैं सेकंड जनरेशन पे जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 25, याद रख लेना कितना, 25% यहाँ पर मुझे मिलने वाला है, ठीक है ना, 25% मुझे मिलने वाला है। अब देखो इसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट क्या था, मिचेल्सन एंड स्टोल्क ने उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन किसका था, NH4Cl का। इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले डिप किया, जो आपका ई कोलाई था उसके जो DNA था उसको डिप किया
N50 में जहाँ पर इनको N50 मिला, उसके बाद इन्होंने N15 को उठाया, N50 को उठाने के बाद इन्होंने N14 में डाला, ठीक है ना। जब N14 में डाला तो इनको जो है यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर N15 भी मिला, N14 भी मिला, N15 भी मिला, N14 भी मिला। यहाँ पर पता कैसे चल रहा था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। यहाँ पर ये ट्यूब किसकी है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, इस बात को भी याद रख लेना। सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब से जो है पता लगाया जाता है। N50 कैसा था, हैवियर था। N50 कैसा था, हैवियर था। तो वो कहाँ पर आएगा, वो पैलेट में आएगा, ठीक है ना। कहाँ पर आएगा, पैलेट में आएगा, इस बात को याद रख लेना। N14 आपका लाइटर था, तो वो आपका ऊपर आने वाला है, वो आपका ऊपर आने वाला है। और जो आपके हाइब्रिड होंगे, याद रख लेना, वे आपको बीच में मिलेंगे। वे कहाँ पर मिलेंगे, आपको बीच में मिलेंगे, ठीक है ना। तो यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, इस बात को याद रख लेना। तो देखो, अब वैसे तो काफ़ी सारे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मान लो कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि जो मिचेल्सन एंड स्टॉल था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने 4 जनरेशन तक जो है वो सेल का डिवीज़न होने दिया। तो बताइए यहाँ पर आपको N15 कितने मिलेंगे, ठीक है ना। N15 स्टैंड कितने मिलेंगे, एंड आपको जो है N14 याद रख लेना, N14 एंड आपका N15 एंड N14 का रेशो, मतलब इनका आपको रेशो क्या मिलने वाला है, जो मैंने तीनों लिखे हैं, N15 N14 15 एंड आपका N14 एंड N14, इनका रेशो क्या मिलने वाला है। अगर मिचेल्सन एंड स्टार्क ने इसको अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको आगे कैरी किया 4 जनरेशन तक। तो यहाँ पर देखो, अच्छा सा इसका आंसर क्या है कि भाई साहब हम बना लेते हैं, हम क्यों ज़्यादा चिंता करें। यानी कि पहला जो था, अगर पहले यहाँ पर सेल डिवीज़न करवाएंगे, मान लो यहाँ पर ये N15 था, ठीक है ना। ये क्या था, हमें सबसे लास्ट में क्या मिल रहा था, हमें हाइब्रिड मिल रहा था। तो हम यहाँ पर अब हाइब्रिड ही लिखेंगे, ठीक है ना, हाइब्रिड ही लिखेंगे, इस बात को याद रख लेना। N50 N14 जब हम इसको जो है क्या करवाएंगे, डिवीज़न करवाएंगे। अब हमें कितना डिवीज़न करवाना है, 4 बार डिवीज़न करवाना है, ठीक है ना। यानी कि एक तो मिलेगा आपको ये, ठीक है ना, एक तो मिलेगा। मैं यहाँ पर कलर से थोड़ा, चलो इसको मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इसको सॉल्व करके बताना कि यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग का मैं लिख देता हूँ। जो स्टार्टिंग का स्टैंड है, आपको N15 एंड N14 मिलेगा। अब इसको जो है 4 बार डिवाइड किया जाएगा, एक बार डिवाइड ये, दूसरी बार डिवाइड ये, ठीक है ना, दूसरी बार डिवाइड ये, एंड तीसरी बार डिवाइड ये, एंड नंबर 4 बार डिवाइड ये। तो यहाँ पर अब जो रेशो आएगा, आपको रेशो बताना है N15 N14 15 एंड N40 का। यहाँ पर रेशो क्या आने वाला है, मैं आपका जो है इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में कि आप जो है इसका क्या आंसर देने वाले हो, ठीक है ना। चलिए आइए तो आगे स्टार्ट और करते हैं। तो देखो, अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन मेथड के बारे में। हमारे रेप्लिकेशन मेथड क्या होते हैं, 3 प्रकार के रेप्लिकेशन मेथड होते हैं। हम पीछे क्या देख रहे थे कि हमारा रेप्लिकेशन किस प्रकार से, मतलब किस टाइप से हो रहा था। यहाँ पर देखते हैं हम कि हमें पता चल गया कि हमारा सेमी कंजर्वेटिव हो रहा था। सेमी कंजर्वेटिव में भी हमारा मेथड क्या है, तो हमारे 3 मेथड होते हैं, रोलिंग सर्कुलर रेप्लिकेशन, थीटा रेप्लिकेशन, लीनियर रेप्लिकेशन। जो रोलिंग एंड थीटा है ये आपको प्रोकैरियोट में मिलेंगे, जबकि लीनियर रेप्लिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, यूकैरियोट्स में। तो अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको दोस्तों। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।